अध्याय 20 जारी रहेगा। धड़ाम। ब्रदर स्नेक ने स्टील रॉड से एक ज़ॉम्बी को जमीन पर पटक दिया। प्रिजनर स्नेक को बहादुरी से लड़ते देख बाकी खिलाड़ी भी आक्रामक हो गए। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ें उठाईं और शेल्टर से बाहर आ गए। वे अब ज़ॉम्बियों के साथ जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। अगर शेल्टर नष्ट हो जाता तो यहाँ मौजूद सभी लोग मर जाते। प्रिजनर स्नेक की आंखों में मारने की भयंकर इच्छा थी, लेकिन भले ही वह मरने को तैयार था, फिर भी वह शेल्टर की रोशनी की सीमा से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। दरवाजे पर ज़ॉम्बी एक एक करके इकट्ठे हो गए। दोनों पक्ष लगभग 10 सेकंड तक आमने सामने रहे। प्रिजनर स्नेक ने स्टील रॉड को थामे रखने से थकान महसूस की। उस पर बहुत दबाव था और वह बेहद तनाव में था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि थोड़ी देर की खामोशी के बाद शेल्टर के चारों ओर इकट्ठे हुए ज़ॉम्बी अचानक ऐसे पीछे हट गए जैसे ज्वार वापस लौट रहा हो। इसका क्या मतलब था? वे अचानक क्यों पीछे हट गए? जैसे ही ब्रदर स्नेक असमंजस में था, किसी ने पीछे से चिल्लाया, ब्रदर स्नेक जिंदाबाद। वे भाग गए। हाँ, वे सब भाग गए। पीछे से खिलाड़ियों की चर्चा सुनकर प्रिजनर स्नेक ने राहत की सांस ली। हालांकि वह भीतर से घबराया हुआ था, फिर भी उसने सभी के सामने नेता की गरिमा बनाए रखने की कोशिश की। उसने अपने जमे हुए चेहरे की मांसपेशियों को ढीला किया और पीछे मुड़कर हंसते हुए कहा, मुझे लगा कुछ और होगा। क्या बस इतना ही था? चाहे जितने भी आ जाए, वे मुझसे बच नहीं पाएंगे। संकेत, आपके ज़ॉम्बी क्लोन पर हमला हुआ है और वह बचने की कोशिश कर रहा है। संकेत, आपके ज़ॉम्बी क्लोन बच नहीं पाया। संकेत, आपको बुनियादी फुर्ती कौशल के अनुभव अंक +1 मिले हैं। संकेत, आपकी ज़ॉम्बी टीम पीछे हट रही है। संकेत, आपकी ज़ॉम्बी टीम ने पीछे हटने का आदेश पूरा किया है और अब खड़ी है। छोटे केबिन में फैंग हेंग ने अलाव में एक लकड़ी का टुकड़ा और डाला और अपने बैग से एक कॉफी का कैन निकाला। गटक गटक टक। कॉफी खत्म करने के बाद फैंग हेंग ने संतोष की सांस ली। आह, वाह, जबरदस्त। स्वाद की बात करें तो खेल की कॉफी असली दुनिया की कॉफी से कहीं बेहतर थी। उसे इसे खत्म करने का मन नहीं कर रहा था। फैंग हेंग ने अपने लिए एक और कॉफी का कैन खोला। फैंग हेंग को इतनी बेफिक्री से कॉफी पीते देखकर लियाओ बुफान को थोड़ी जलन हुई। उसने कहा, ब्रदर फैंग हेंग, इतनी रात को भी तुम कॉफी पी रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आएगी? खेल में कॉफी पीने के बाद इसके प्रभाव अद्भुत थे। एक कैन कॉफी पीने के बाद व्यक्ति पूरी रात सो नहीं सकता था। इसके साथ उत्साह नामक एक अतिरिक्त स्थिति भी मिलती थी, जिससे खिलाड़ी की ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति की गति थोड़ी बढ़ जाती थी। सोना? मैंने पहले ही कहा था कि आज रात मैं खुद देख लूंगा। तुम लोग जल्दी से आराम करो, फैंग हेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे वह और भी रहस्यमय लग रहा था। आज रात मेरे लिए बहुत मजा आने वाला है। जिमी ने फैंग हेंग की ओर देखा। उसे उसकी समझदारी पर भरोसा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो आज रात का जिम्मा तुम पर है। मुझे भी सोना है। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहते हुए जिमी साधारण बिस्तर पर लेट गया और लॉग आउट कर दिया। लियाओ बुफान ने अपनी आंखें झपकाईं और बगल में बैठे लियू लिन की ओर देखा। ये दोनों लोग कितने निडर थे। वे इतनी खतरनाक स्थिति में भी सो सकते थे। जल्दी से लॉग आउट करो। फैंग हेंग ने बचे हुए कैन को कुचल दिया, उन्हें कबाड़ में बदलकर भंडारण बॉक्स में फेंक दिया और उन्हें लॉग आउट करने के लिए दौड़ आया। मुझे कल तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम लोग काम चोरी करने की सोच रहे हो? ठीक है। लियाओ बुफान को थोड़ा अफसोस हुआ,
लेकिन उसने सोचा कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर था कि वह लॉग आउट करके अपनी ऊर्जा फिर से हासिल कर ले और कल की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। शायद फैंग हेंग के पास कोई योजना थी। लियू लिन ने चिंतित होकर फैंग हेंग की ओर देखा। जब उसने देखा कि वह उसे लॉग आउट करने के लिए हाथ हिला रहा है, तो उसने मन ही मन गहरी सांस ली। वह आशा करती थी कि वह ठीक रहेगा। 2 कैन कॉफी खत्म करने के बाद फैंग हेंग, जो अलाव के सामने बैठा था, पूरी तरह से ऊर्जा और जोश से भरा हुआ था। आओ भाई, चलो खेल जारी रखते हैं। हमारा खेल तो अभी शुरू हुआ है। फैंग हेंग ने खुद से बुदबुदाते हुए गेम लॉक खोला और बाहरी दुनिया में ज़ॉम्बियों को नियंत्रित करने लगा। ब्रदर स्नेक जबरदस्त है। ज़ॉम्बी तो बस उसे देखकर ही डर जाते हैं। ये ज़ॉम्बी ही तो हैं। जब ब्रदर स्नेक यहाँ है, तो हमें किस बात का डर? जितने चाहो मार दो। कुछ ही दिनों में ब्रदर स्नेक हमें एक शेल्टर लूटने के लिए ले जाएगा। तब हम खेल के राजा बन जाएंगे। प्रिजनर स्नेक अभी भी हाल की घटना से डरा हुआ था, लेकिन उसने बाहर से शांत रहने का नाटक किया। वे कहते हैं कि रात में ज़ॉम्बी बहुत भयानक होते हैं, लेकिन इतना ही है। ब्रदर स्नेक अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ज़ॉम्बी क्यों पीछे हट गए। कुछ देर तक बातें करने के बाद प्रिजनर स्नेक को नींद आने लगी, तो उसने हाथ हिलाकर कहा, आज रात कौन पहरा दे रहा है? बाकी सब जल्दी आराम करें। ये बस छोटी सी गड़बड़ थी। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लोग इतने उत्साहित हो। कल सुबह हमें अब भी धड़ाम हथौड़े की आवाज सुनाई दी। जो खिलाड़ी अपने बिस्तर पर लौटने और लॉग आउट करके आराम करने ही वाले थे, वे वहीं जम गए। लगभग उसी समय सभी ने अपनी आवाजें बंद कर दीं। यह संभव नहीं था। क्या यह फिर से? कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी चुपचाप यह प्रार्थना कर रहे थे कि उन्होंने गलत सुना हो। धड़ाम धड़ाम हथौड़े की परिचित आवाज फिर से सुनाई दी, मानो वह हर खिलाड़ी के दिल पर चोट कर रही हो। वे गलत नहीं सुन रहे थे। ज़ॉम्बी वापस आ गए थे। कसम से। क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? फिर से हथौड़े की आवाज अब रुकी नहीं, बल्कि और तेज और ज्यादा जोरदार होती जा रही थी। यह हर दिशा से आ रही थी। प्रिजनर स्नेक ने अपने दांत भींचे और स्टील रॉड उठाया। चलो, लड़ते हैं। दरवाजा खोलते ही प्रिजनर स्नेक ने स्टील रॉड से ज़ॉम्बियों को शेल्टर पर हमला करते हुए उड़ा दिया। ज़ॉम्बी पर वार होते ही वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसने हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे पीछे हटकर अंधेरे में छिप गया। पलक झपकते ही आसपास के ज़ॉम्बी फिर से जल्दी से अंधेरे में गायब हो गए। शेल्टर से पत्थर के हथौड़े की आवाज धीरे धीरे गुम हो गई। प्रिजनर स्नेक के साथ आए खिलाड़ियों ने अंधेरे की ओर देखा और उनका दिल बैठ गया। अंधेरा मानो एक विशाल जानवर का मुंह था, जो सभी ज़ॉम्बियों को निगल रहा था। ब्रदर स्नेक, अब क्या करें? क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? उनका पीछा करो। ये लोग इस सरल जाल को समझ नहीं पाए। मूर्ख कहीं के। प्रिजनर स्नेक का गुस्सा फूट पड़ा। रात के अंधेरे में किसी की दृश्यता केवल 2 से 3 मीटर तक सीमित थी। ऐसी स्थिति में अगर कोई ज़ॉम्बियों से घिर जाता तो वह बच नहीं सकता था। प्रिजनर स्नेक अपनी जिंदगी को इतनी छोटी संभावना पर नहीं दांव पर लगा सकता था। प्रिजनर स्नेक ने दांत भींचते हुए कहा, उनका पीछा मत करो। पहले अंदर चलो। केबिन में लौटने के बाद सभी का मनोबल गिर चुका था। कमरे का माहौल इतना भारी था कि वह डरावना हो गया था। कोई कुछ नहीं कह रहा था और न ही कोई लॉग आउट कर आराम करने जा रहा था। सब चिंता में थे कि कहीं वह परेशान करने वाली हथौड़े की आवाज फिर से न सुनाई दे। कोने में बैठी कियोना कांप रही थी। कमरे में मौजूद सभी को यह एहसास हो रहा था कि यह आवाज फिर से लौटकर जरूर आएगी।
जो सोचा था वही हुआ। 5 मिनट से भी कम समय में। धड़ाम। शांत केबिन में हथौड़े की आवाज एकदम साफ सुनाई दी। कमबख्त, यह फिर से हो रहा था। संकेत, आपके शेल्टर पर हमला हो रहा है। संकेत, आपके शेल्टर की सुरक्षा का स्तर कम हो रहा है। संकेत, कृपया अपने शेल्टर की मरम्मत करें और इसे हमलों से सुरक्षित रखें। संकेत, आपके शेल्टर की वर्तमान सुरक्षा का स्तर 11 तक गिर गया है। कृपया समय रहते इसे ठीक करें।